हेलो एवरीवन। तो सेकंड एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक दिन जूनको यूरी को पढ़ाने के बाद बहुत लेट घर वापस आती है। उसकी मम्मी उसे टॉन्ट करती है कि एक तो तुम्हारे इस जॉब में मन नहीं लगता, फिर भी तुम ओवर टाइम कर रही हो बिना पैसों के। अब उसे खामोश होना पड़ता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके मम्मी डैडी ने उसके लिए एक ग्रुप डेट अरेंज करी है। वो सोचती है कि इस पर काफी खर्चा आ जाएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा हस्बैंड मिल गया तो चलो मम्मी की तो मेरे से जान छूट जाएगी। आज उसे अपनी 15 साल की सेल्फ से एक लेटर में मिलता है जो कि उन्होंने हाई स्कूल समय में अपने लिए लिखा था। इसमें उसके जो भी सपने थे उसने खुद से सवाल किए थे कि क्या तुमने वो अचीव कर लिए। ये देखते ही वो सैड हो जाती है क्योंकि उसमें से कुछ भी उसे नहीं मिल पाया था। जबकि उधर मीवा को दिखाते उसे भी यही लेटर मिला था और उसने सिर्फ वेल्दी और रिच होने का सपना देखा था, जो कि एटलीस्ट हाफ तो उसने अचीव कर लिया था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जबकि उधर दिखाते हैं कि बेचारा मासाशी, उसको भी लेटर मिला था। ऑल्दो वो इतना सक्सेसफुल था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उस लेटर में कुछ ऐसा था जो वो अचीव नहीं कर पाया था और सैड हो जाता है। यूरी को बताती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसके पास कौन से मेजर्स हैं जो वो सिलेक्ट कर सकता है। वो उसे मशवरा देती है कि सबसे डिफिकल्ट और टफ टाइप में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसी तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद किया था। मैं लॉयर या फिर ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैं फेल हो गई। हम जैसे ही उसकी क्लास ओवर होती है उसके फ्रेंड उसे लेने के लिए आए हुए थे, जो कि एक्चुअली बताते हैं कि हम लोग एक ग्रुप डेट पर जा रहे हैं। यहाँ पर जून को यूरी को कहती है कि रिलेशनशिप्स आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं, इसलिए दूर रहो। एक्चुअली उसकी मम्मी का डायलॉग था जो उसे पता भी नहीं चला था कि वो आज बोल रही है। और तो इतने में ही वहाँ पर मीवा भी आ जाती है और वो उसे बोलती है कि इन गाइस को एंजॉय करने दो, इनका टाइम है, हम नहीं कर सके तो ये तो कर लें। और तो और वो उनकी इंस्ट्रक्टर बनकर उनको खुद उस ग्रुप डेट में लेकर जाती है। अब वहाँ पर बॉयज थे, बहुत सारी हाई स्कूल गर्ल्स भी। यहाँ पर मीवा जुनको को कहती है कि एक्चुअली तुमने भी तो ग्रुप डेट में जाना है, तुम्हें यहाँ से अच्छे अच्छे आइडियाज और गलतियाँ भी सीखने को मिलेंगी, इसलिए तो मैं तुम्हें साथ लेकर आई हूँ। इसलिए अच्छे से इनको ऑब्जर्व करो। जिनको बाकी बॉयज में से सबसे ज्यादा यूरी अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि वो बाकियों की निस्बत मैच्योर और डिसेंट दिखाई देता था। यहाँ पर मीवा बॉयज को यही मशवरा देती है कि आपस में चिट चैट करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और हाँ, इतना सक्सेस जरूर ले लेना कि इन द एंड जो गर्ल तुम्हें पसंद है उसका नंबर जरूर हासिल करना। यूरी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ और सिर्फ जूनको में। उसके पास आता है और एक बहाने से उसका नंबर लेता है कि अगर मुझे पढ़ाई में हेल्प की जरूरत हो तो आपका नंबर तो मेरे पास होना चाहिए। एक्चुअली वही तो वो गर्ल थी जिसे वो लाइक करता था, लेकिन जूनको मना कर देती है कि ये हमारी अकेडमी की पॉलिसीज के खिलाफ है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट ही साथ लाना भूल गई है। ये सुनते ही यूरी उससे कहता है कि आप में अभी भी एक बच्चा छुपा हुआ है, और ऐसी केयरलेसनेस तो कोई हाई स्कूलर ही कर सकता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि मीवा बैठी हुई है मासाशी के साथ और वो लोग अपने हाई स्कूल दिनों को याद कर रहे थे। यहाँ पर एक्चुअली उनको एक वाकया याद आता है। एक लड़का था जिसका नाम यामाशिता था। उसको क्लास से एक्सपेल कर दिया गया था। उसे कोई भी ट्यूटर नहीं पढ़ाना चाहता था और जूनको को अंदाजा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी उस फाइट करने में। तो वो कहती है कि मैं उसको खुद से ट्यूशन पढ़ाया करूंगी, और अगर उसके रिजल्ट अच्छे आए तो उसे क्लास में दोबारा रख लिया जाएगा। और इन दी एंड उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। ये भी प्रूव हो गया था कि उसने कुछ गलत नहीं करा। एक्चुअली जूनको की लाइफ में तब से लेकर अब तक सिर्फ एक यामाशिता ही आया था। और इन्हीं बातों में यहाँ पर मीवा एक शरारत करती है कि मासाशी का जो लेटर फ्यूचर सेल्फ को लिखा हुआ था वो खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें उसने यही लिखा था कि क्या तुम जूनको के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हो, क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी। ये सब कुछ तो वो अचीव नहीं कर पाया था, तो वो सोचती है कि ये कितना बड़ा फेलियर है बेचारा। जबकि उधर जूनको की एकेडमी वालों ने सबको किसी न किसी हाई स्कूल में भेजा था कि वो वहाँ पर जाकर कोलैबोरेट करेंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो लोग भी एकेडमी में आकर पढ़ें। और जूनको को जो स्कूल मिला था वो बहुत डिफिकल्ट था। वो था साउथ हाई स्कूल, वही स्कूल जहाँ पर यूरी पढ़ता था। यहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है एक टीचर को जिसका नाम यामाशिता था। एक्चुअली ये वही उसका हाई स्कूल फेलो था। वो इतने सालों बाद उसे अपने सामने खड़ा देख हैरान रह जाती है। वो दोनों मिलते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। एक दफा यामाशिता ने स्कूल टाइम्स में जूनको को कहा था कि तुम मेरे साथ डेट करोगी, लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। डेटिंग उसे अलाउड नहीं था। वो बोलती है कि इतनी सख्त मैंने लाइफ गुजारी, इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी देखो आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अनमैरिड हूँ, इवन के सिंगल भी।
शाम को यूरी जब अकेडमी में आता है तो वो टीचर यामाशिता के बारे में जुनको से पूछता है। वो उसे बताती है कि हाँ मेरा हाई स्कूल फेलो था और पता है मुझे उससे बड़ी फ्रेश वाइब्स आती क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही एक ओनली बॉय था जिसने मुझे लाइक किया था और मुझे एक लव लेटर भी भेजा था। और साथ ही साथ वो यूरी को कहती है कि कभी कभी मैं अपनी मम्मी की तरह बोलने लगती हूँ। मैंने तुम्हें रिलेशनशिप से मना किया था लेकिन अब नहीं करती। ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो बनाओ। हो सकता है कि किसी के साथ की वजह से तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आए, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहो और उसी की खातिर तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाओ। वहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली जुनको के कमर का बल अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी। आज उसको अचानक से पेन होने लगती है तो यूरी उसकी हेल्प करता है और उसे ऑफिस तक लेकर जाता है। ऑफिस में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे। उसको लगता था कि वो किसी भी टाइम पर फायर कर दी जाएगी किसी भी बहाने को लेकर। ऊपर से टीचर्स आने लगते हैं तो वो यूरी को अपने डेस्क के नीचे छुपा देती है। इतने में और उसके कोलीग्स वहाँ आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यूरी के डैड कौन है जिसको उस दिन तुमने बहुत सारी बातें सुनाई थी, भाषण दिया था। एक्चुअली वो मिनिस्टर थे। और ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में यूरी फेल हो गया तो उसकी खैर नहीं, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी एकेडमी को भी बहुत डैमेज पहुंचेगा। और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि यूरी उसके नी के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और ये होते ही जुनको को इतनी अजीब फीलिंग आती है कि वो एकदम चेयर से ही गिर जाती है शॉक में आकर। जबकि उस दिन मसाशी अभी तक इसी सिचुएशन में था कि उससे अपनी फीलिंग्स जुनको के सामने कन्फेस हो ही नहीं पाती थी। उसका एक कोलीग भी ये राज जानता था। वो उसे इनकरेज करता है कि कॉल कर दो और उसे सब कुछ बता दो। वो हिम्मत करके उसे कॉल तो मिलाता है लेकिन आगे से जुनको अपनी ही कहानी लेकर बैठ जाती है और पूछती है कि अगर एक हाई स्कूलर आपके नी के साथ खुद को टच करे तो उसका क्या मतलब है। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये कौन सा मेरा कंपटीटर आ गया है। वो फौरन से कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कोई लड़का बहुत केयरलेस है और उसे कोई सेंस नहीं। वेल, अब नेक्स्ट ही डे एकेडमी में एक नई लड़की आती है जिसका नाम एतो था। एतो उनको ग्रुप डेट पर मिली थी और उसे यूरी इतना अच्छा लगा था खुद भी वहाँ एडमिशन लेने आ गई थी। इतने में वहाँ पर मसाशी भी पहुँच जाता है और यूरी उसे देखकर काफी ज्यादा हुआ था और मसाशी यूरी को देखकर यहाँ पर मसाशी यूरी पर रोब झाड़ता है। कहता है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से हूँ, तुम वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, हेल्प चाहिए तो बताना। लेकिन यूरी बेशक एज में छोटा था लेकिन एटीट्यूड उसमें पूरा था। वो कहता है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए और एक साइड पर चला जाता है। यहाँ पर तो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम टीचर को लाइक करते हो, मैं देख सकती हूँ तुम्हारी नजरों से। जब वो जुनको को ड्रॉप कर रहा था तो जुनको बताती है कि आजकल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूरी की शक्ल में मुझे एक होप मिली है। अगर मैं उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला लूँ तो मुझे लगेगा कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। वेल, अब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है। वहाँ पर यामाशिता एक स्टूडेंट के साथ खड़ा हुआ था। उस स्कूल के स्टूडेंट बहुत ही बदतमीज थे। वो यामाशिता को धक्का देते हैं जबकि इसी बीच जुनको भी सीढ़ियों से गिरने वाली थी लेकिन यूरी आगे बढ़ता है और उसे गिरने से बचा देता है। लेकिन ये होते होते उसका अपना हाथ जख्मी हो गया था, बाजू में फ्रैक्चर आ गया था। अब यामा और जुनको उसे घर पर लेकर जाते हैं ड्रॉप करने के लिए। उसके डैड कहते हैं कि सब में तुम लोगों की गलती नहीं थी लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जुनको मेरे बेटे को ना पढ़ाए क्योंकि मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है। ये तो एक फेलियर है, ना तो इसके स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है ना ही इसने कभी करा था। यहाँ पर यूरी अपने डैड के सामने प्रोटेस्ट करता है लेकिन जुनको उसे चुप करा देती है और कहती है मैं आपकी हर शर्त मानती हूँ लेकिन बदले में मुझे सिर्फ इतना वादा कर दे कि आप अपने बेटे को डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको हर तरह की सपोर्ट देंगे, वो चाहे जो भी करना चाहे अपनी लाइफ। ये सुनकर यूरी बहुत इम्प्रेस होता है। अब नेक्स्ट डे जुनको ने क्लास में लेक्चर देना था उनके फ्यूचर के बारे में। यहाँ पर वो बॉयज बहुत बदतमीज थे और उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। वो लेक्चर में अपनी बातें करते रहते हैं लेकिन जुनको को उनको हैंडल करना अच्छे से आता था। वो उनको खुद की एग्जाम्पल देती है और फिर कहती है बेशक तुम लोग समझते हो कि कैरियर में क्या रखा है लेकिन आप लोगों को जरूर मेहनत करनी चाहिए। कोई तो ऐसा इंसान हो जो आप पर डिपेंडेंट हो, जिसको आप कल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका लव भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो स्टडीज के थ्रू होगा जो आप अभी कर सकते हैं। और ये सुनते ही यूरी के माइंड में सिर्फ एक ही इंसान था और वो थी जुनको। वो उसे कोई प्रोटेक्ट करना चाहता था पर इसके लिए उसे अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरियर और कैरेक्टर चाहिए था। वेल, अब वो जुनको के पास आता है और कहता है कि मैंने डैड को मना लिया था कि मैं इसी टीचर से पढ़ूंगा पर उन्होंने मुझे बोला था कि बाहर में जाओ, जो मर्जी करो। और साथ ही साथ वो उसे इंग्लिश के नोट्स भी दिखाता है जो कि उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे। ये देखते ही जुनको बहुत टची हो जाती है और वो ये भी बोलता है कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी के सबसे डिफिकल्ट फील्ड में अप्लाई करने वाला हूँ और उसके लिए आप मेरी हेल्प करेंगे। अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो ये समझना कि ये आपकी सक्सेस है।
ये सुनकर जुंको खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूरी देखता है कि यामा और जुंको दोनों आपस में फोन नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। यूरी ने जुंको का नंबर अपने फोन में भी सेव कर लिया था। अब वो सारे हाई स्कूलर्स साथ में मीवा भी इकट्ठे डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर जुंको आज बहुत खुश थी और उसने इतनी बियर पी थी कि वो ड्रंक हो गई थी। यहाँ पर उसके कपड़ों पर दाग लग जाता है जो कि वो धोने के लिए जाती है। काफी देर से बाहर नहीं निकली थी यूरी को उसकी फिक्र होती है। वो पीछे जाता है। अब जुंको बिना देखे उसे मीवा समझकर हक कर लेती है और कहने लगती है कि अभी तो कुछ साल मैं रिलेशनशिप या शादी नहीं करना चाहती क्योंकि एक ही मेरी ऑब्सेशन है और वो है यूरी। उसकी सक्सेस, उसका फेलियर, अब सब कुछ मेरा है। ये सुनते ही यूरी टची हो जाता है और सोचता है कि काश ये बिना ड्रंक हुए अपने होश में ये बात कह सके। अब नेक्स्ट ही डे वो अकेडमी में ईतो को मिलता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन और उसका जवाब आज मेरे पास है। हाँ, मैं जुंको को लाइक करता हूँ, लेकिन बाइक के शोर में किसी को सुनाई नहीं दिया था और वो भी चुपचाप मौका उठाकर खामोश हो जाता है। जबकि उधर मेवा ने सारी खबरें मसाशी को पहुंचा दी थी और वो उससे ये भी बताती है कि तुम्हारा एक कंपटीटर आया हुआ है जो कि एक हाई स्कूलर है। और इसके साथ साथ यामा भी अभी तक गेम में है क्योंकि लगता है कि वो वापस जुंको की लाइफ में आ सकता है। लेकिन वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसे ज्यादा डिजर्व करते हो। जुंको बहुत मेहनत करती थी यूरी के नोट्स बनाने में, उसके लिए लेक्चर्स तैयार करने में। अब इतनी रात को हिम्मत करके मसाशी उसे कॉल करता है। उधर यूरी के पास भी उसका नंबर था, वो भी उसे फोन मिलाता है, लेकिन दोनों को उसका नंबर बिजी मिलता है क्योंकि कोई और ही नंबर ले गया था। एक्चुअली यामा ने उसे पहले ही कॉल मिला ली थी। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।